Good morning, students. Welcome to the English class. Today I am going to teach you the chapter from the diary of Anne Frank. ये जो चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये खुद एनी फ्रैंक ने लिखा हुआ है. उसने एक डायरी लिखी हुई है और ये जो चैप्टर है वो रियल है. मतलब इसमें कुछ भी फिक्शन नहीं है, फैक्ट है. ये रियल इंसिडेंट है, रियल में हुआ है. ये डायरी जो है रियल में लिखी थी एनी फ्रैंक ने. ठीक है. एनी फ्रैंक जो थी वो एक छोटी सी लड़की थी और वो जर्मनी में पैदा हुई थी. और जो हिटलर जो था वो उस समय, ये वर्ल्ड वॉर 2 की बात है. वर्ल्ड वॉर 2 जो था वो 6-7 कंट्रीज़ के बीच में जो है वॉर हुई थी. तो वो जर्मनी में पैदा हुई थी. तो जर्मनी में जो हिटलर था, वो नाजी ग्रुप उसको बोलते थे. वो उसने रूल कर रखा था काफ़ी ज़्यादा और वो लोगों को ही एक्सप्लॉइटेड द पीपल. वो लोगों को एक्सप्लॉइट करता था और ही डिड नॉट लाइक जूइश पीपल. तो वो जूइश लोगों को, एक ये कम्युनिटी होती है जूइश लोग, उसको जो है ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करता था. तो जो एनी फ्रैंक थी वो भी जूइश लड़की ही थी. ठीक है. तो मैं इसको स्टार्ट करती हूँ. एनीलीज मैरी एने फ्रैंक. एनीलीज मैरी एनी फ्रैंक उसका फुल नाम था, जो कि पैदा हुई थी 12 जून 1929 फरवरी में. और वो पैदा हुई थी जून में 1929 में. और उसकी जो मरने की जो डेट है वो इसमें जो है देनी गई है, क्योंकि वो पता नहीं है एक्यूरेट. 1945 में उसकी डेथ हो गई थी, फरवरी मार्च में, या डेट कौन सी है ये कंफर्म नहीं है. वॉज अ जर्मन. वो जर्मनी में पैदा हुई थी. बॉर्न जूइश गर्ल. वो एक जूइश लड़की थी. हु रॉट वाइल इन हाइटिंग विद हर फैमिली. जिसने ये डायरी लिखी छुपते हुए, हाइडिंग माने वो छुपी हुई थी, विद हर फैमिली अपनी फैमिली के साथ, एंड 4 फ्रेंड्स और 4 दोस्तों के साथ. कहाँ छुपी हुई थी? एम्स्टरडैम में छुपी हुई थी. ड्यूरिंग द जर्मन, एम्स्टरडैम जो है वो नीदरलैंड्स में है. ठीक है. नीदरलैंड्स एक देश है, तो वो एम्स्टरडैम में छुपी हुई थी ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स. और कब? जब जो है जर्मनी में, क्योंकि वहाँ पे पूरा घेरा कर लिया था, ऑक्यूपाई कर लिया था ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर 2. ठीक है. जर्मनी में कर लिया था. उसके बाद वो धीरे धीरे जो है नीदरलैंड्स में भी रूल कर रहे थे. कौन? जो नाजी लोग थे, जो हिटलर था. ठीक है. इस वजह से उसमें लिखा है हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टरडैम. उसकी फैमिली ने एम्स्टरडैम में मूव कर लिया था. वो वहाँ चले गए थे आफ्टर द नाजीज गेट पावर इन जर्मनी. क्योंकि नाजी लोगों ने पावर उनके पास काफ़ी पावरफुल हो गए थे, लोगों को परेशान कर रहे थे जर्मनी में. बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स. लेकिन वो फिर फंस गए थे. कौन? जो ये एनी फ्रैंक थी और उसकी फैमिली थी, जब वो नीदरलैंड्स में भी पहुंच गए थे. पहले तो वो जर्मनी में वो पूरा फेल गया था, पूरा पावर उन्होंने गेन कर ली थी, लेकिन धीरे धीरे वो नीदरलैंड्स में भी आ गए थे हिटलर लोग, और वहाँ पे भी उन्होंने रूल करना शुरू कर दिया था, घेर लिया था. और फिर वो ट्रैप्ड हो गए थे, मतलब फंस गए थे, जो वो छुपे हुए थे एनी फ्रैंक और उनकी फैमिली. एज परसिक्यूशन अगेंस्ट द जूइश पीपल इंक्रीज्ड. अब वो कह रहा है धीरे धीरे जो परसिक्यूशन माने जो टॉर्चर था वो जूइश लोगों के खिलाफ वो बढ़ रहा था. द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स. जो पूरी फैमिली थी वो छुपी थी 1942 में, जुलाई में, इन हिडन रूम्स. जो कमरे थे वो छुपे हुए थे, मतलब किसी को नहीं पता था. वो छुपे हुए थे अपने फादर के, जो उसकी जो फादर थे एनी फ्रैंक के, उनका नाम ऑटो फ्रैंक था. ऑटो फ्रैंक के वो ऑफिस के बिल्डिंग में छुपे हुए थे. लेकिन आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, लेकिन 2 साल बाद वहीं छुपे रहने के बाद, द ग्रुप वॉज बिट्रेड. उस ग्रुप को बिट्रे कर दिया गया, मतलब धोखा दे दिया गया. एंड ट्रांसपोर्टेड टू कंसंट्रेशन कैंप. और फिर उनको भी कंसंट्रेशन कैंप में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, भेज दिया गया. जो कंसंट्रेशन कैंप होते थे वो कैंप होते थे जहाँ पे ले जाके जूइश लोगों को और टॉर्चर किया जाता था बहुत ज़्यादा. ना ढंग से खाना पानी कुछ नहीं दिया जाता था और बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था. और फाइनली जो है कंसंट्रेशन कैंप में लोग सर्वाइव नहीं करते थे, इतना उन्हें परेशानी हो जाती थी और वो मर जाते थे. तो उनको कंसंट्रेशन सिस्टम में वहाँ पे ले जाया गया, वेयर एनी डाइड ऑफ टाइफस. जहाँ पे जो है एनी की जो है डेथ हो गई टाइफस से. टाइफस एक डिजीज़ है. इन बर्गन बेल्सम जो है, जो उनके कैंप का नाम है जहाँ पे उसे बंद किया था. तो वो कैंप को कहते हैं. विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक
और मार्गरेट फ्रैंक। और कब, जब उसकी पहले सिस्टर को, मतलब जो जिसका नाम था मार्गरेट फ्रैंक, पहले उसको मारा गया, फिर मतलब वो जब वो मर गई तो उसको उसके कुछ टाइम बाद जो है एनी फ्रैंक की डेथ हो गई थी। हर फादर ऑटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप। और जो उसके फादर थे जिसका नाम ऑटो था, जो एनी फ्रैंक के फादर थे, वो सिर्फ उस ग्रुप में अकेले बचे थे। रिटर्न टू एम्स्टरडेम, जो फिर वापस जो है, जब वो बचे तो फिर वो वापस एम्स्टरडेम गए, एम्स्टरडेम गए क्योंकि वहाँ पे वो छुपे थे, जहाँ पे एम्स्टरडेम में आफ्टर द वॉर एंडेड, जब वो वॉर ख़त्म हो गई थी, टू फाइंड दैट हर डेयरी हैड बीन सेव्ड। और उन्होंने वहाँ पे देखा कि उसकी जो डेयरी है एनी फ्रैंक की, वो बची है, वो सेव है। कन्विंस दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड। अब वो पूरा उन्होंने इसको माना कि ये एक यूनिक सा रिकॉर्ड है, एक अलग सा। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश। तो उन्होंने एक्शन लिया और उन्होंने उसको पब्लिश कराया इंग्लिश में, क्योंकि वो किसी और लैंग्वेज में लिखी हुई थी, अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। और फिर किस नाम से करा पब्लिश? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। अब आगे लिखा है कि द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे। ये जो डायरी थी वो उसके फादर ने एनी को उसके 13th बर्थडे में दी थी, एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942 अंटिल इट्स फाइनल एंट्री ऑफ 1 अगस्त 1942। और उसने जो है ये जो चीज़ें अपना जो भी लाइफ के बारे में लिखा है, वो 12 जून 1942 से लेकर 1 अगस्त 1944 उसकी लास्ट एंट्री थी। तो क्रॉनिकल जो होता है वो होता है कि हम एक मतलब एक सीरीज़ से हम जो है किसी चीज़ को लिखना या डिस्क्रिप्शन देना, कोई भी चीज़ सीरीज़ से, ठीक है, जो हम डेट वाइज उसका देते हैं उसको कहते हैं। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेजेस। फाइनली, इवेंचुअली का मतलब फाइनली इसको ट्रांसलेट किया, क्योंकि ये ओरिजिनली डच लैंग्वेज में लिखी हुई है, लेकिन उस बाद ने इसको काफ़ी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा एंड बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स। और ये जो है फिर बाद में जो दुनिया है उसकी जो काफ़ी अच्छी पढ़ने वाली किताबों में से उसमें से एक किताब बन गई। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, टेलीविजन एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शन। और ये जो उसने डायरी में अपना वर्क लिखा हुआ है, तो उसको उसमें धीरे धीरे जो है टेलीविजन पे उस पर जो है पिक्चरें बनी, थिएट्रिकल प्रोडक्शंस, कुछ नाटक प्रोडक्शंस में ये काम आया, थिएटर वगैरह जहाँ पे होता है, लोग जो है रियल उसको एक्शंस के साथ स्टेज पे जो दिखाते हैं उसको बोलते हैं। एंड इवन एन ओपेरा, नाटक वगैरह भी उस पर बने, बेस्ड ऑन द डेयरी, बेस्ड ऑन द डायरी। वो जो डायरी पे बेस थी उस बेस पे, मतलब वो जो उसकी डायरी लिखी हुई थी उस पर। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड। उसका जो वर्क है उसको बोला गया एक मैच्योर वर्क है, समझदारी से करा हुआ, मैच्योरिटी से, एंड इंसाइटफुल माइंड इंटेलिजेंट माइंड का ये क्रिएशन है, एक इंटेलिजेंट इंसान ही ऐसे लिख सकता है। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। ये जो डायरी है वो प्रोवाइड करती है, इसमें क्या है, इंटीमेट एग्जामिनेशन है, माने इंटीमेट का मतलब काफ़ी ज़्यादा क्लोज, वेरी क्लोज जो है एग्जामिनेशन है डेली लाइफ का अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, जिस दिनों नाजी ने ऑक्यूपाई कर रखी थी जगह। एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स। और जो एनी फ्रैंक थी वो बनी थी उस समय बहुत ज़्यादा फेमस वो हुई थी, और जो है होलोकॉस्ट विक्टिम्स वो बनी थी। होलोकॉस्ट विक्टिम्स वो बोलते हैं ऐसा सेक्रीफाइस दैट इज़ कम्प्लीट बर्न टू एशेज़, जो कि बेकार चला जाता है बिल्कुल ही, उसको होलोकॉस्ट बोलते हैं। ऐसा सेक्रीफाइस लोगों का जो बिल्कुल ही बेकार चला जाए, ठीक है। क्योंकि फाइनली उनकी मौत हो गई थी और उनको कुछ सही मतलब उनका नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये तो था इंट्रोडक्शन, क्योंकि ये बताना ज़रूरी था, क्योंकि पता आपको होना चाहिए कि कौन थी एनी फ्रैंक और क्या हुआ था उस समय। तो अब मैं इस डायरी पे आती हूँ। राइटिंग इन अ डायरी is really strange experience for someone like me. एनी फ्रैंक कहती है कि जो डायरी में लिखना है ये कुछ अलग सा एक्सपीरियंस है मेरे लिए,
नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनी थिंग बिफोर। ऐसा नहीं है कि ये अलग इसलिए है कि मैंने आज से पहले कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि जो इंसान पहली बार काम करेगा तो उसके लिए वो चीज़ अलग हो जाएगी। लेकिन वो कहती है कि सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने पहले आज तक लिखा नहीं है, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नीदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल। लेकिन इसलिए भी क्योंकि बाद में जब ये मैं डायरी लिख रही हूँ तो लेटर ऑन नीदर आई, ना ही मैं और ना ही कोई और इंटरेस्टेड होगा एक 13 साल की लड़की के स्कूल गर्ल के बारे में पढ़ने के लिए। म्यूजिंग्स का मतलब होता है थिंक, जानना चाहेगा कि क्या थिंकिंग थी 13-year-old स्कूल गर्ल की। मैं भी नहीं जानना चाहूँगी, मैं भी नहीं उस डायरी को पढ़ना चाहूँगी, और ना ही कोई और पढ़ना चाहेगा। कोई और क्यों पढ़ना चाहेगा? क्योंकि किसी को कुछ नहीं दिखेगा 13 साल की लड़की की डायरी को पढ़ने में, क्योंकि 13 साल की जो लड़की होती है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती। ओ वेल इट डजेंट मैटर, वो कहती है, आगे कहती है, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। वो कहती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा मन कर रहा है इस समय लिखने का, और मेरी जो है काफ़ी ज़्यादा नीड है कि मैं सब काइंड के मतलब जो भी मेरे मन में चीज़ें हैं, ऑफ माई चेस्ट का मतलब होता है शेयरिंग थिंग्स टू अदर्स ऑफ वंस हार्ट, अपने दिल की चीज़ें किसी को शेयर करनी, क्योंकि वो अपनी दिल की चीज़ें किसी को शेयर करना चाहती है तो उसे कोई पर्सन तो मिल नहीं रहा। तो क्योंकि बहुत अच्छा लगता है किसी को जब कोई अपनी दिल की बात शेयर करता है, उसका दिल हल्का हो जाता है। तो उसको कोई पर्सन नहीं मिल रहा अपनी दिल की बात शेयर करने के लिए, तो वो जो है इसलिए भी वो डायरी लिखना चाहती है कि अब वो अपने दिल की बात शेयर करे जो भी उसके दिल में है। ठीक है, आगे वो बोलती है पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। जो पेपर होता है उसका ज़्यादा उसका पेशेंस होता है पीपल से ज़्यादा, मतलब धैर्य जो होता है वो ज़्यादा होता है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑफ, मतलब कहने का मतलब है कि लोग जो है वो दूसरों में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, दूसरों की बातों में उनके अंदर पेशेंस नहीं होता सुनने का, समझने का। लेकिन पेपर जो है उसमें तो आप लिख दोगे, वो तो लिखा जाएगा ही, वो तो ऐसा तो नहीं है ना पेपर मना कर देगा। तो इसलिए पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है लोगों से किसी बात को सुनने का, मतलब हम लिख सकते हैं उसमें। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग वन ऑफ द दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड। वो कह रही मैं ऐसा तब सोच रही थी, ये चीज़ जब उसने सोचा कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है पीपल से, वो तब सोच रही थी जब वो उस थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील कर रही थी एंड वॉज सिटिंग एट होम, और अपने घर में बैठी हुई थी एंड विद माई चिन इन माई हैंड्स, और उसने अपने चिन में अपने हैंड्स लगाए हुए थे, बोर्ड एंड लिस्टलेस। वो उस समय बोर्ड थी, लिस्टलेस थी। लिस्ट का मतलब कोई एनर्जी नहीं थी, कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसे बहुत बोरिंग फील कर रही थी। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट। वंडरिंग का मतलब सोच रही थी कि मैं अंदर रुकूं या बाहर रुकूं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज। मैं वहीं रुकी फाइनली जहाँ मैं थी। कहाँ थी वो? बैठी हुई थी एक कमरे में। ब्रूडिंग का मतलब सोच रही थी, कुछ थिंक कर रही थी डीपली और सीरियसली, उसको ब्रूडिंग बोलते हैं। फिर आगे उसने बोला येस पेपर डज हैव मोर पेशेंस। येस, वो कहती है पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस इज स्टिफ बैग, और मैं नहीं चाहती, मेरी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं कि कोई मेरी इस डायरी को पढ़े, जो कि कैसी डायरी है, स्टिफ्ड बैग्ड है। स्टिफ्ड बैग का मतलब जो इसका कवर है वो स्टिफ है, कैड़ा है। आपने देखा होगा कि डायरी का जो फ्रंट कवर होता है वो थोड़ा सा कैड़ा होता है। वो एक कैडी नोटबुक है फ्रंट जिसका कवर कैड़ा है, स्टिफ है। ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी, जिसको लोग ग्रैंडली मैंने प्राउडली क्या बोलते हैं, डायरी बोलते हैं। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस। तो कहते हैं कि जब तक जो है अनलेस जब तक मुझे एक ट्रू फ्रेंड नहीं मिल जाता तब तक यही मेरा फ्रेंड है, और इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब बिट ऑफ डिफरेंस का मतलब मैं जो है नो इसमें लिखा है कि आई शुड एवर फाइंड अ फ्रेंड, आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड। वो कह रहे कि मैं नहीं चाहती कि एनी वन एल्स रीड, कोई इसको पढ़े जो ये डायरी है, जब तक मुझे कोई अच्छी फ्रेंड नहीं मिल जाती। ठीक है, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि जब कोई मेरी रियल फ्रेंड बन जाएगी इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, और वो उसको पढ़ लेगी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मेरी लाइफ में इतनी क्लोज होगी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड होगी कि मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, और मैं जो है सिर्फ अपनी जो मेरी क्लोज फ्रेंड होगी उसको पढ़ने दूंगी, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि वो तो मेरी ऑलरेडी क्लोज होगी।
नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रोम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। अब वो कह रही मैं अब दोबारा उस पॉइंट पे आ गई हूँ जिसने मेरे को प्रोम्प्ट करा है, मतलब इंसिस्ट करा है किस चीज़ के लिए, कि मैं डायरी जो है रखूँ अपने पास इन द फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट प्लेस माने उसको मैं इंपॉर्टेंस दूँ डायरी लिखने को। आई डोंट हैव अ फ्रेंड। अब वो कहती है कि मैं डायरी क्यों लिखना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा कोई फ्रेंड्स नहीं है। वो पॉइंट पे आ गई कि एक्चुअली में डायरी लिखने का मेन रीज़न क्या है, फर्स्ट प्लेस पे उसने क्यों रखा, बहुत इंपॉर्टेंस क्यों दी है, क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली। अब वो कहती है मैं इसको और क्लियर करना चाहती हूँ, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old इज कम्प्लीटली अलोन इन दिस वर्ल्ड। वो कहती है कि जैसे कि कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की इस दुनिया में अकेली हो, एंड आई एम नॉट, और मैं नहीं हूँ, मतलब मैं अकेली नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे भी जो हैं लविंग पेरेंट्स है, अच्छे से पेरेंट्स, एंड ए 16-year-old सिस्टर, और 16 साल की सिस्टर है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और कुछ 30 लोग ऐसे हैं, पीपल ऐसे हैं जिनको मैं अपना दोस्त बुला सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरी अच्छी फैमिली है, लविंग आंट्स है, एंड अ गुड होम, एक अच्छा सा घर है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग। और अगर कहा जाए सरफेस पे, मतलब फाइनली, मतलब एक तोल मोल के चीज़ बोली जाती है कि बोली जाए तो आई सीम टू हैव एवरीथिंग, मेरे पास हर चीज़ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। एक चीज़ नहीं है, सिर्फ मेरा एक ट्रू फ्रेंड। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। मैं ये सिर्फ सोचती हूँ कि मैं जब भी दोस्तों के साथ होती हूँ मेरा अच्छा टाइम गुजरता है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरीथिंग दे। लेकिन मैं जो है उनके साथ हर चीज़ नहीं बात कर सकती हूँ। मैं उनसे सिर्फ नॉर्मल चीज़ें जो औरों से बात करती हूँ, एवरीडे थिंग्स जो होती है वो कर सकती हूँ, ऑर्डिनरी। क्योंकि हमारी जो स्पेशल लाइफ होती है, जो हमारी पर्सनल लाइफ होती है, वो हम सबसे शेयर नहीं करते, वो हम कुछ स्पेशल लोग से करते हैं, कुछ क्लोज लोग से करते हैं। तो वो इतनी कंफर्टेबल किसी के साथ अभी फ्रेंड नहीं हुई है, तो वो नॉर्मल एवरीडे थिंग्स की बात करती है। कितनी इतनी कंफर्टेबल नहीं है, कोई उसका ऐसा फ्रेंड नहीं कि वो पर्सनल चीज़ों को शेयर करे। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर। और जो जितनी भी मेरी फ्रेंड हैं उनके मैं ज़्यादा क्लोज नहीं जा पाती हूँ, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। और यही जो है प्रॉब्लम है। मे बी इट्स माई फॉल्ट वी डोंट कन्फाइंड इन ईच अदर। हो सकता है कि ये मेरी ही गलती हो कि हम जो है एक दूसरे के साथ कन्फाइंड ना करते हो। कन्फाइंड का मतलब शेयर करते हो प्राइवेट थिंग्स। मैं ही ना कंफर्टेबल हो रही हूँ। इन एनी केस दैट जस्ट हाउ थिंग्स आर। अब चाहे जो भी हो, चीज़ें तो ऐसी हैं जैसी हैं, मतलब मेरा फ्रेंड नहीं है तो नहीं है, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट एबल टू चेंज। और कैसे ना कैसे, मतलब अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से ये चीज़ें चेंज नहीं हो रही, मतलब ऐसी ही मेरी है और मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। लेबल माने पॉसिबल नहीं है चेंज होना। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। और इसी वजह से जो है मैंने डायरी लिखना शुरू करा। अब आगे वो बोलती है टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन। इन्हेंस करना मतलब रिच करना, बढ़ाना। अब इमेज को, लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड जिसका मैं काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रही हूँ अपने दिमाग में, अपने इमेजिनेशन में। तो लोग लिखते हैं कि लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, मतलब कुछ लिखना कि कैसा होगा फ्रेंड, ऐसा वैसा। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन। तो वो कहती है कि नहीं, मैं लिखना चाहती। जॉट डाउन का मतलब होता है लिखना, राइट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। मैं इसमें कोई फैक्ट्स नहीं लिखना चाहती हूँ, सच्चाई ऐसी कोई चीज़ें नहीं लिखना चाहती हूँ, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। बस मैं चाहती हूँ, मतलब मैं लिखना नहीं चाहती हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ कि मेरी फ्रेंड कैसी हो, मैं नहीं ये लिखना चाहती। लेकिन मैं बस ये चाहती हूँ कि ये जो मेरी डायरी है मेरी फ्रेंड हो, एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। और मैं इस फ्रेंड को बुलाऊंगी किटी। उसने अपनी डायरी का नाम भी लिख दिया है जिसका नाम है किटी। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी, इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, मैं डायरेक्ट उस चीज़ पे, मेरे अपने टॉपिक पे आऊँ। वो कह रही कोई भी मेरी कहानी को, मेरे वर्ड को नहीं सुनेगा डायरी के, अगर मैं सीधा पॉइंट पे आ जाऊँ, सीधा जो लिखना चाहूँ। आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। और यही बेटर है कि मैं जो है एक ब्रीफ स्केच, एक इंट्रोडक्शन दूँ पहले अपनी लाइफ का। एकदम से तो किसी को समझ में नहीं आएगा, थोड़ा बहुत तो किसी को इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। लेकिन मुझे ही भले ये पसंद नहीं है पहले एक इंट्रोडक्शन देना, लेकिन फिर भी किसी को समझ में ही नहीं आएगा अगर मैं डायरेक्ट सीधा अपनी कहानी पे आ जाऊंगी, अपने जो मेरे साथ घट रहा है उस पे आ जाऊंगी। तो मुझे जो है इंट्रोडक्शन अपना देना पड़ेगा। अब वो बताती है माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर। जो मेरे पापा हैं वो बहुत ज़्यादा स्वीट फादर है। अडोरेबल माने स्वीट है। आई हैव एवर सीन, जो मैंने अभी तक नहीं देखे। डिडेंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36। उन्होंने मेरी मम्मी से तब तक शादी नहीं करी, मतलब उसके फादर ने शादी तब तक नहीं करी जब तक वो 36 के नहीं हो गए, उसके फादर। एंड शी वॉज 25, उसकी मदर 25 की थी। माई सिस्टर मार्गॉट
वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जनवरी, मेरी जर्मनी। मेरी जो सिस्टर थी उसका नाम मार्गोट था, वो पैदा हुई थी फ्रैंकफर्ट में, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में इन 1926 में। आई वॉज बॉर्न इन 12 जून 1929, मेरा जन्म 12 जून 1929 में हुआ। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट, और जो है मैं फ्रैंकफर्ट में रही जो कि जर्मनी में है, अंटिल आई वॉज 4, जब तक मैं 4 साल की थी। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, और मेरे जो फादर थे वो चले गए थे हॉलैंड में। एमिग्रेट का मतलब होता है किसी जगह को परमानेंट छोड़ के कहीं और सेटल हो जाना, तो वो सेटल हो गए थे हॉलैंड में 1933 में। माई मदर एडिथ हॉलैंड, फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर, और मेरी मदर उनके साथ हॉलैंड में गई सितंबर में। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू अगेन इन स्टे विद अवर ग्रैंड मदर, लेकिन हमको तुरंत वहाँ नहीं ले जाया गया हॉलैंड में। मैं और मेरी सिस्टर को हम अपने ग्रैंड मदर के पास चले गए जो कि आगेन में थी। मार्गेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, उसके बाद मार्गोट को ले जाया गया दिसंबर में हॉलैंड में। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और उसके बाद मुझे ले जाया गया फरवरी में। हम लोगों को इसलिए ले जाया गया क्योंकि जो नाजी था, जो हिटलर था, वो सारे में रूल कर रहा था जर्मनी में, इसलिए उनको अपने आप को जो है वहाँ पर शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि वो टॉर्चर कर रहा था सबको। When I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret, और मुझे उस दिन ले जाया गया वहाँ पे, मुझे प्लंक कर दिया गया, जाके रख देना, प्लंक का मतलब रख देना, टेबल में सीधा रख दिया गया एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, क्योंकि उस दिन जिस दिन मुझे ले जाया गया उस दिन मार्गोट का बर्थडे था, तो मुझे एज अ प्रेजेंट उसको देने के लिए मुझे वहाँ पे टेबल पे रख दिया गया। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, और मैं सीधा जो है मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में मैं सीधा वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, मैं वहाँ पे तब तक रही जब तक मैं 6 साल की थी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और मैं उस स्कूल में तब तक रही जब तक मैं फर्स्ट क्लास में नहीं आ गई। इन द सिक्स्थ फॉर्म माई टीचर वॉज, और सिक्स्थ फॉर्म जब वो सिक्स्थ क्लास में थी तो जो मेरी टीचर थी, मेरी जो क्लास टीचर थी वॉज मिसेस कूपरस, उसका नाम कूपरस था, जो कि वहाँ की जो मेरी क्लास टीचर थी वो हेडमास्टर भी थी, हेडमिस्ट्रेस भी थी। हेडमिस्टर माने वही प्रिंसिपल भी थी स्कूल की। एट द एंड ऑफ द ईयर, जब साल खत्म हो गया, वी वर बोथ इन टीयर्स, हम दोनों रोने लगे। एज वी सेड अ ब्रेक हार्टिंग फेयरवेल, क्योंकि हम लोगों को फिर हार्ट ब्रेक मतलब हमको फेयरवेल करने पड़ा, एक दूसरे से अलविदा लेना पड़ा जैसे क्लास का एंड हुआ, क्योंकि उसके बाद वो उसकी क्लास टीचर नहीं थी। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड मा फेल इल, जब गर्मी थी 1941 की तो मेरी दादी जो है बीमार पड़ गई एंड हैड टू हैव ऑपरेशन, और उनका ऑपरेशन हुआ। सो माई बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन, तो 1941 में जो मेरा मतलब बर्थडे आया तो वो उसमें बहुत ही थोड़ा बहुत ही सेलिब्रेशन हुआ, ज़्यादा नहीं हो पाया क्योंकि जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो बीमार हो गई थी। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, और जो ग्रैंड माँ थी उनकी डेथ हो गई 1942 की जनवरी में। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कोई नहीं जानता कि अक्सर मैं उनके बारे में सोचती हूँ। एंड स्टिल लवर, और अभी भी उन्हें प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटरेस्टेड टू मेक अप फॉर द अदर, जो 1942 में मेरा बर्थडे आया वो मतलब उसको ध्यान दिया गया, उसको मेकअप कर दिया, मतलब कमी मेकअप फॉर का मतलब होता है कमी पूरी करनी, कमी पूरी करी गई दादी की। एंड मेरे बर्थडे के साथ साथ उस केक पे ग्रैंड मास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, और बाकी जो कैंडल्स थी उसमें एक ग्रैंड माँ की जो कैंडल है वो उसको भी लगाया गया। ठीक है, द 4 ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, हम चारों जो है, मैं, मेरी सिस्टर, मेरे पेरेंट्स, हम अच्छे खासे हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डे ऑफ 20 जून 1942, और उससे जो है 22 मतलब उसको जो है उसके उसको जो है 1942 में मतलब उसने जो है पहला वर्क अपना लिखा है, एंड द सॉलम डेडिकेशन ऑफ माई डेयरी, और जो है मैं जो है अपनी सॉलम माने सीरियस जो होता है, ऑनेस्ट, मतलब मैं अपनी ऑनेस्ट तरीके से अपने दिल से डेडिकेशन दे रही हूँ अपनी डायरी का, और अपना जो है वो अपना जो है स्टार्ट करने लिखती है। तो ये उसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था उसका, उसकी फैमिली का, ठीक है, कैसी उसकी लाइफ है। अब उसका जो है मेन वर्क शुरू हो जाता है, तो जो उसने मेन वर्क लिखा है, और ये जो मेन वर्क है ये सैटरडे 20 जून और 1942 में उसने एंट्री डाली है, ये उसकी फर्स्ट एंट्री है, और उसने जो है लिखना शुरू किया है। अब वो बताती है, वो जो किस्सा बता रही है इस डायरी में, वो हिटलर के बारे में नहीं है, वो जब स्कूल में पढ़ती थी वो तब के बारे में एक इंसिडेंट है उसकी लाइफ का। तो डियरेस्ट किट्टी करके वो लिखती है, अवर एंटायर क्लासेस क्वैकिंग इन इट्स बूट, क्वैकिंग इन इट्स बूट्स का मतलब होता है डर में। हमारी पूरी क्लास डर में है, क्योंकि द रीज़न ऑफ कोर्स इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग
क्योंकि आगे जो है मीटिंग है, फोर्थ कमिंग माने आगे आने वाली मीटिंग है, इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म, जिसमें टीचर्स डिसाइड करेंगे कि कौन आगे जाएगा दूसरी क्लास में। फॉर्म का मतलब होता है नेक्स्ट क्लास में, मतलब रिजल्ट्स आने वाला है, तो रिजल्ट्स के बाद बच्चे दूसरी क्लास में आते हैं, तो टीचर जो है डिसाइड करेंगे कि कौन जो है दूसरी क्लास में जाएगा, एंड हु विल बी केप्ट बैक, और कौन वापस रह जाएगा, मतलब कौन किसको ये फेल कर देंगे। तो हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। अब जो है बच्चे शर्त लगाने लगे। जीएन उसकी एक फ्रेंड थी। जीएन एंड आई लाफ अवर सेल्फ स्टिली। मैं और मेरी जो फ्रेंड थी जीएन, हम हंसते थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे जो पीछे टू बॉयज़ बिहाइंड अस, क्योंकि हमारे पीछे तो 2 लड़के बैठते थे, जिसका एक का नाम सीएन था और एक का नाम जैक्वेस था, हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स, जिन्होंने जो है स्टेक्ड माने जो है रिस्क पे लगा दी थी, स्टेक माने रिस्क पे लगाना, बेट लगाई थी उन्होंने, और उन्होंने जो है उसको इस रकम को लगा दी थी, उनकी कौन सी रकम, जो पूरे हॉलीडे की उन्होंने सेविंग कर रखी थी ऑन देयर बेट, अपनी शर्त पे उस सारे पैसे को लगा रखा था। उन्होंने शर्त लगाई थी कि भाई कौन पास होगा कौन नहीं होगा, ये होगा ये नहीं होगा, और इन चीज़ों पे उन्होंने शर्त लगा दी थी जो उसके पीछे थे। तो वो और उसकी जो फ्रेंड है जीएन, वो उन पर बहुत हंसते थे, ठीक है, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर रात तक। वो इस टाइप से करते थे, यू आर गोइंग टू पास, कि तुम पास होने वाले हो, नो आई एम नॉट, वो कहते नहीं मैं नहीं, यू आर, यस यू आर, तुम होने वाले हो, नो आई एम नॉट, वो कहते तुम होने वाले हो, वो कहते तुम होने वाले, और यस यस यू आर, नो आई एम नॉट, ऐसे करके वो बातें करते थे। इवन जीएस प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटब्रस्ट, बल्कि जो जीएस है वही जो उसकी फ्रेंड है जीएन, उसकी जो प्लीडिंग ग्लांसेस थी, प्लीडिंग का माने रिक्वेस्टिंग, वो ग्लांसेस माने देखना, जो साइट थी रिक्वेस्ट रूप से कि भाई चुप हो जाओ, अब तो चुप हो जाओ, तो वो, और मेरे जो एंग्री आउटब्रस्ट है, और कभी कभी मैं गुस्सा कर देती, आउटब्रस्ट मैंने टूट पड़ती थी एंग्री, उसमें गुस्से में, कांट काम देन आऊँ, लेकिन वो उनको शांत नहीं करती थी, वो लगे रहते थे। इफ़ यू आस्क मी, तो वो कह रही है एनी फ्रैंक कि अगर तुम मुझसे पूछो, देर आर सो मैनी डमीज़, कि वहाँ बहुत ज़्यादा मेरी क्लास में डमीज़ हैं, मतलब वीक स्टूडेंट्स हैं जो कि स्टडीज़ में वीक हैं, दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, कि 1/4 बच्चों को, क्वार्टर का मतलब 1/4 क्लास को जो है वहीं वापस वहीं रहना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ, लेकिन जो टीचर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स होते हैं। अनप्रेडिक्टेबल का मतलब पता नहीं चलता कि वो जो है क्या करने वाले हैं अगले पल में। तो जो है वैसे तो 1/4 क्लास को पीछे हो जाना चाहिए, रहना चाहिए, जितने जितने वो वीक है मेरी क्लास में बच्चे, लेकिन टीचर्स का कुछ नहीं पता कि वो किसको पास करें और किसको फेल करें। आगे वो बोलती है आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स का मतलब मैं अपनी फ्रेंड्स जो हैं मैं उनके लिए परेशान नहीं हूँ, एंड माई सेल्फ, और अपने लिए भी परेशान नहीं हूँ। वी विल मेक इट, हमें पता है कि हम कर लेंगे, हम पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट मैथ्स। वो कहती है मैं एक सब्जेक्ट में श्योर नहीं हूँ जिसका नाम है मैथ्स, क्योंकि वो मैथ्स में वीक होती है, उसे पसंद नहीं होता है। एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट, फिलहाल हम कुछ कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ वेट कर सकते हैं रिजल्ट का। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, और तब तक हम एक दूसरे को यही कह सकते हैं कि अपना जो है हार्ट लूज ना करें, हिम्मत बना के रखें। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, मेरी अपनी बहुत बाकी टीचरों से काफ़ी अच्छी बनती है। देर आर 9 ऑफ देम, 9 है मेरे टीचर्स, 7 मैन एंड 2 वुमेन, जिसमें 7 मैन है और 2 विमेन है, ठीक है। 7 मैन टीचर हैं, 7 और 2 विमेन टीचर हैं। मिस्टर केजिंग द ओल्ड फोगे, जो मिस्टर केजी हैं वो एक ओल्ड फोगे हैं। ओल्ड फोगे का मतलब होता है जो ओल्ड फैशन के पर्सन होते हैं, ओल्ड फैशन में रहते हैं, तो वो मिस्टर केजिंग है। हु टीचर्स मैथ्स, जो उसको मैथ्स पढ़ाते हैं। वॉज अनॉयड विद मी फॉर एजेस, वो काफ़ी फॉर एजेस माने काफ़ी टाइम से मुझसे नाराज़ हैं, बिकॉज आई टॉक सो मच, क्योंकि मैं बहुत बोलती हूँ। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, काफ़ी वार्निंग देने के बाद भी ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, ठीक है। वो मुझे वार्निंग्स देते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके बाद भी उन्होंने मुझे असाइन कर दिया, उन्होंने मुझे सौंप दिया कुछ एक्स्ट्रा होमवर्क, कुछ एक्स्ट्रा काम, एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, एक ऐसे लिखो सब्जेक्ट पे, एक सब्जेक्ट उन्होंने दिया चैटर बॉक्स, एक चैटर बॉक्स पे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलती है, ठीक है, और उसको उनके टीचर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो उन्होंने उसको एज अ वार्निंग, मतलब एज अ पनिशमेंट उनको एक ऐसे दे दिया, उसको चैटर बॉक्स पे लिखो। चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, एक चैटर बॉक्स पे कोई क्या लिख सकता है। आई हैड वरी अबाउट दैट लेटर, लेकिन आई शुड है इसमें, सॉरी। तो कहती कि अब मैं इसमें जो है बाद में टेंशन लूँगी, क्या लिखूँ क्या ना लिखूँ। आई डिसाइडेड, ये मैंने डिसाइड करा। आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, सबसे पहले उसने नोटबुक में ये टाइटल लिख दिया। टक्ड इट इन माई बैग, और उसको टक्ड का मतलब रख दिया अपने बैग में, एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और मैं शांत हो गई। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, उस शाम को जब मैं घर गई और जब मैंने सारा अपना होमवर्क फिनिश करा, द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आईज, फिर मेरी आंखें सीधा वहीं पे करी, वो जो नोट मैंने लिखा था ऐसे का, जो टाइटल लिखा था, उस पर मेरी एकदम से आंखें चली गई। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, और मैंने सब्जेक्ट के बारे में सोचने लगी। ये जो था
सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स इस पर सोचने लगी वाइल च्विंगिंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, और जबकि उस समय मेरी जो मैं च्वी कर रही थी, चबा रही थी अपने टिप लास्ट में फाउंटेन पेन की, जो कभी कभी बच्चे लिखते समय उसको चबाते हैं। तो एनी वन कुड रैम्बल ऑन, वो कहता है कोई जो है कुछ भी लिख लेता है, मतलब रैम्बल का मतलब होता है कुछ भी लिख लेना, कुछ ना किसी एम के ना कोई मकसद से, बस कंप्लीट करना है, कोई कुछ भी लिख लेता। अगर कोई और मेरी जगह होता है ट्रिक ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस, और बड़े बड़े स्पेस छोड़ता लिखते हुए बीच में ताकि जल्दी खत्म हो जाए, बिटवीन द वर्ड शब्दों के बीच में जल्दी जल्दी, मतलब ज़्यादा पन्ने घेरने के लिए बड़ा बड़ा लिखता स्पेस जो है, बड़ा बड़ा मतलब घेरता स्पेस को। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉपिंग। लेकिन मैं चाहती थी कि मैं कुछ ऐसा लिखूं जो कन्विंस करें, माने, कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट, वो स्टेटमेंट, ऐसी चीज़ें मैं लिखूं जो लोग उसको बिलीव करें, ताकि इससे ये प्रूव हो जाए। मैं ऐसा लिखना चाहती थी कि बात करना भी कि जो है वो भी ज़रूरी है, नेसेसिटी है बात करना भी। तो मतलब जो मैं बात करती हूँ, जो मैं बोलती जाता हूँ, तो वो कोई गलत नहीं है, बात करना भी कभी कभी नेसेसरी हो जाता है। तो मैं कुछ ऐसा लिखना चाहती थी। आई थॉट एंड थॉट, मैंने सोचा और सोचा, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। उसके बाद मुझे एक आइडिया आया। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर कीजिंग हैड असाइंड मी। मैंने 3 पेजेस लिखे जो मिस्टर कीजिंग ने मुझे सौंपे थे उस टॉपिक पे, एंड आई वॉज सेटिस्फाइड, और मैं बड़ी सेटिस्फाई हो गई, संतुष्ट हो गई। आई आर्ग्यू द टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट ट्रेट। मैंने ये उसमें मतलब बहस करते हुए कहा कि जो बात करना होता है वो एक स्टूडेंट की ट्रेट होता है, ट्रेट माने करेक्टर होता है, एंड आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं कम से कम बोलूँ, अपनी बातों को जो है अंडर कंट्रोल रखूँ। अब क्या होता है, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट। लेकिन वो मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझे लगता है कि मैं क्योर नहीं कर पाऊँगी इसको कम्प्लीटली, सिंस क्योंकि माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, क्योंकि मेरी मम्मी भी काफ़ी बोलती है। इफ़ नॉट मोर देन देयर इट्स नॉट बट यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड। वो कह रही कि अगर ज़्यादा नहीं बोलते लेकिन उतना तो मेरी मम्मी बोलती है जितना मैं बोलती हूँ, और आप उन चीज़ों का कुछ नहीं कर सकते जो आपको इनहेरिटेड मिलती है। मतलब अपने पेरेंट्स से हमें जो क्वालिटी मिलती है इनहेरिटेड है, जन्म जाती हैं, पेरेंट्स से आई हुई हैं, उसको हम इनहेरिटेड बोलते हैं। तो आप उसका कुछ कर ही नहीं सकते। तो मैं चाह के भी कम नहीं बोल सकती, क्योंकि मुझे ये अपनी मदर से क्वालिटी मिली है, क्योंकि मेरी मम्मी भी मेरे जितना ही बोलती है। मिस्टर केजिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स। अब जब मिस्टर केजिंग ने वो पढ़ा तो वो खूब हंसने लगे। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक द वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन जब नेक्स्ट लेसन मतलब नेक्स्ट क्लास में मैं फिर जो है बातें करने लगी, ही असाइंड मी सेकंड ऐसे, उन्होंने फिर एक सेकंड ऐसे मुझ पे थोप दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। और इस समय जो टॉपिक था उसका नाम था इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। इनकॉरिजिबल का मतलब जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, ठीक है। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर केजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2। फिर मैंने वो भी लिख के दे दिया, और मिस्टर केजिंग जो है वो कोई भी उन्होंने कंप्लेन नहीं करी 2 क्लासों तक, 2 होल ले सकता, मतलब 2 क्लास आगे तक। हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd क्लास, लेकिन तीसरी क्लास में ही हैड फाइनली हैड इनफ, लेकिन फिर काफ़ी हो गया। एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट, क्योंकि उनके हिसाब से एनी फ्रैंक बहुत बोल रही थी, तो फिर पनिशमेंट के रूप में उन्होंने फिर जो है एक ऐसे दे दिया जिसका नाम एंड टाइटल उन्होंने लिखा क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। उन्होंने एक और टाइटल दिया जिसका नाम था क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटर बॉक्स, ये उसने टाइटल दे दिया। द क्लास रोड। अब जब पूरी क्लास को पता चला कि टाइटल ये है तो पूरी क्लास दहाड़े मार मार के हंसने लगी। आई हैड टू लाफ टू, और मैं भी हंस पड़ी। थॉट आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजॉइनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस। लेकिन अब मैं थक गई थी, एग्जॉस्ट माने पूरा थक गई थी, क्योंकि वो कितना बातों पे जो है चीज़ें लिख रही थी। माई इंजॉइनिटी माने मेरी जो इन्वेंटिवनेस थी, जो मैं इन्वेंटिव थी, इनोवेटिव माने नई नई चीज़ें मेरे दिमाग में आती थी, सब कुछ वो लिख चुकी थी, और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। तो अब वो जो है थक चुकी थी लिखते लिखते। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स। अब वो टाइम आ गया था कि मुझे कुछ और लिखना था, समथिंग ओरिजिनल, कुछ असली लिखना था। तो अब उसने सोचा कि अब मैं कुछ ऐसा इफेक्टिव लिखती हूँ जो उनका जो है, क्योंकि अब उसके जो टीचर हैं वो उनको दे दे के बार बार टॉपिक उसको परेशान कर रहे थे, तो वो कुछ अब ओरिजिनल लिखना चाहती थी। माई फ्रेंड सैने, उसकी एक फ्रेंड थी जिसका नाम सैने था, हु इज़ गुड एट पोएट्री। वो पोएट्री में बहुत अच्छी थी, पोएट्री लिखने में। ऑफर्ड मी टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। उसने मुझे ऑफर करा लिखने में कि वो ऐसे लिखे बिगनिंग से लेकर एंड तक इन वर्स। उसने मुझे कहा कि तू उसको वर्स में लिखना चाहिए, मतलब राइमिंग, जैसे पोएम राइम्स करती हैं, लास्ट की लाइनें मिलती जुलती हैं, वो राइम करती हैं, तो उस टाइप से लिखे। और उसने मुझे हेल्प के लिए भी ऑफर भी दिया। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं बड़ी खुश हो गई। मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी। एक्चुअली में मिस्टर कीजिंग मुझ पर मेरी मजाक बनाना चाहते थे विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, इस अजीब से सब्जेक्ट के साथ। बट आई हैड मेक श्योर दैट आई वुड मेक श्योर दैट द जोक वॉज ऑन हिम। लेकिन मैं जो है श्योर हुई
कि अब मैं ऐसी चीज़ दिखूँ कि उनकी खुद की मजाक बन जाए। आई फिनिश माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। मैंने अपनी पोएम लिख ली और वो बहुत ज़्यादा मतलब जो भी लिखना था वो लिख लिया और वो बहुत सुंदर थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक, और वो जो पोएम थी वो किसके बारे में थी, एक मदर डक के बारे में थी, बतख के बारे में थी, एक मदर डक एंड अ फादर स्वैन, और एक फादर स्वैन के बारे में थी। विथ 3 बेबी डकलिंग, उनके 3 बच्चे थे, बेबी डकलिंग्स हु वर बिटन टू डेथ, जिनको मार दिया गया बाय द फादर, खुद फादर से, बिकॉज दे क्वाक टू मच, क्योंकि वो क्वाक क्वाक करते थे बहुत ज़्यादा, तो उनके खुद के फादर ने उनको मार दिया था। लकीली मिस्टर केजिंग टुक द जोक द राइट वे, और लकीली जब बाद में जब मिस्टर केजिंग ने पढ़ा तो वो इसको जो जोक है इसको राइट वे में ले गए, मतलब इसको पॉजिटिव वे में ले गए, नेगेटिव वे में नहीं ले गए। ही रीड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने वो पूरी पोएम थी वो जो बच्चों को पढ़ के सुनाई, एडिंग हिज ओन कमेंट्स, अपने भी कुछ उसमें कमेंट्स डाले, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और उन्होंने ये जो पोएम थी वो दूसरी क्लास में भी जाके सुनाई। सिंस आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और तब से मुझे बात करने की परमिशन मिल गई, एंड आई हैवंट असाइन माई एक्स्ट्रा होमवर्क, और उसके बाद से मुझे दोबारा कोई होमवर्क नहीं मिला। मतलब आप फाइनली वो जो है मेरी बात को समझ गए थे और उन्होंने फाइनली जो है मुझे होमवर्क और नहीं दिया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, उसके बजाय, कॉन्ट्रेरी बने उन्होंने उसके बजाय मिस्टर कीजिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डे, अब वो है बाद में खुद भी जो है क्लासों में जोक्स बोलने लगे थे। तो ये स्टोरी ओवर हो जाती है, फिनिश हो जाती है, थोड़ी सी ह्यूमरस थी, थोड़ी सी कॉमेडी थी। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। थैंक यू क्लास।